Hello friends, you all are welcome on my YouTube channel, My Online Classroom. And today in this video, we are going to continue the same topic of class 11 Political Science chapter 3rd Election and Representation. और आज जो टॉपिक मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो है रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज। इससे पहले का जो टॉपिक्स हैं वो मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। और साथ ही जो वर्कशीट है जहाँ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 1 मार्क के देती हूँ वो आपको मिल जाएगा विद आंसर्स। और साथ ही देखिए फ्लो चार्ट जहाँ पे मैं सारी इंपॉर्टेंट हेडिंग्स को एक्सप्लेन करती हूँ और जो नोट्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज। और इसको स्टार्ट करने से पहले समझ लेते हैं हेडिंग का मतलब क्या है। ठीक है, देखिए किसी भी पैरा को पढ़ने के से पहले, किसी भी टॉपिक को समझने से पहले आप उसकी हेडिंग समझ लीजिए, तो आधे से ज़्यादा काम तो आपका वहीं पे हो जाता है। देखिए रिजर्वेशन मतलब हमें पता है आरक्षण, यानी कुछ सीटें जो हैं, कोई भी चीज़ किसी के लिए रिजर्व करना। ठीक है, आपने कई बार देखा होगा, आप स्कूल्स में जब पढ़ते हो तो आपका जो बेस्ट फ्रेंड होता है, आप अगर स्कूल में पहले पहुंच जाते हो क्लास में अपनी, तो आप अपने फ्रेंड के लिए सीट को रिजर्व रखते हो। ठीक है, उस पर किसी को बैठने नहीं देते हो। इसी के साथ देखिए अगर आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं कहीं भी, अगर आप विंडो सीट को करना चाहते हैं रिजर्व, और किसी अपने फ्रेंड के लिए, किसी भी रिलेटिव के लिए आप चाहते हो कि आपके साथ आपका फ्रेंड या रिलेटिव कोई बैठे, तो आप उस सीट को रिजर्व करते हो। ठीक है, किसी और को नहीं बैठने देते हो। तो आप देखिए रिजर्वेशन का मतलब आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड वर्ड है कॉन्स्टिट्यूंसीज। तो यहाँ पे रिजर्वेशन बस की सीट का नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे रिजर्वेशन आपकी क्लास की सीट का नहीं हो रहा है। सीट का जरूर हो रहा है पर क्लास की नहीं और ना ही बस की। यहाँ पे आपका जो जो रिजर्वेशन यानी आरक्षण हो रहा है, जो सेव कर रहे हो आप सीट, वो हो रहा है कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए। ठीक है, आई होप कि आपको कॉन्स्टिट्यूंसीज का मतलब पता हो, क्योंकि इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं और इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन में बिल्कुल, इलेक्शन जब होता है हमारी कंट्री में तो पूरी की पूरी कंट्री को डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज में बांट दिया जाता है, और जहाँ पे आप वोट देते हो, ठीक है, जो वोटर्स हैं वो वोट देते हो, वहाँ से कैंडिडेट जो है वो भी नॉमिनेट होते हैं। तो आप पूरी के पूरी जो कॉन्स्टिट्यूंसीज में, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसीज में देश बट रहा है, तो उसमें हमें कुछ सीटें जो है वो रिजर्व करनी है। ठीक है, अब आप पूछोगे किसके लिए रिजर्व करनी है, या तुम्हारा कोई फ्रेंड नहीं है, कोई रिलेटिव नहीं है, तो देखिए हमारे यहाँ पे कुछ आप कह सकते हो कुछ कास्ट सिस्टम था, जो आपको याद होगा अर्ली हिस्ट्री में आपने पढ़ा है इस सब चीज़ों के बारे में, कि किस तरह से पूरी सोसाइटी जो था वो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन पे रही, जिसकी वजह से उनको काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ यूटिलाइज करने का मौका नहीं मिला और दिन पे दिन वो जो है बैकवर्ड क्लासेस बनते गए। तो अब टाइम था कि उनकी कंडीशन को और इम्प्रूव किया जाए, वो हम चाहते हैं कि वो भी पार्टिसिपेट करें। ठीक है, तो इस तरह से जब संविधान बना तो उनके लिए कुछ जो सीट्स थी वो इन कॉन्स्टिट्यूंसीज में रिजर्व की गई, ताकि यहाँ के जो कैंडिडेट्स हैं वो पार्टिसिपेट करें इलेक्शन में और जीते, और उनको भी मौका मिले आगे बढ़ने का। तो देखिए स्टार्ट कर रही हूँ मैं फर्स्ट पैराग्राफ का। तो आपने देखिए नोटिस किया होगा एफपीटीपी इलेक्शन सिस्टम में कि जो कैंडिडेट्स को सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वोट मिल जाते हैं दूसरों से ज़्यादा, किसी भी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ पे वो खड़ा था चुनाव के लिए, तो उसको हम डिक्लेयर कर देते हैं इलेक्टेड, कि उसको चुन लिया गया है। ठीक है, वो इलेक्ट हो गया है। अच्छा, इस पूरा अगर आप देखें थोड़ा सा एफपीटीपी सिस्टम में, तो आप देखोगे जो स्मॉलर सोशल ग्रुप्स जो है हमारे सोसाइटी में, उनको इससे कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होता, बल्कि इस सिस्टम से उनको नुकसान होता है। अच्छा, नुकसान इसलिए हो जाता है क्योंकि आप देख सकते हैं कि हाईएस्ट जो वोट्स मिलते हैं तो कैंडिडेट को देख के मिलते हैं। अगर आप देखोगे कि अगर इस तरह के जो बैकवर्ड कास्टेज और इस तरह के लोगों को अगर खड़ा ही नहीं हो गया तो उनको वोट्स भी नहीं मिलते, तो इस तरह से स्मॉलर सोशल ग्रुप्स को काफ़ी डिसएडवांटेज होता है। अच्छा, दिस इज इवन मोर सिग्निफिकेंट इन द इंडियन सोशल कॉन्टेक्स्ट। अगर इंडियन सोशल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी अपनी खुद की पहचान है। जैसे आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, और इन सच अ सोशल सिस्टम, इस तरह के सोशल सिस्टम में हमने देखा है कि जो एफपीटीपी इलेक्टोरल सिस्टम होता है can mean that the dominant social groups and castes can win everywhere and the oppressed social groups may continue to remain unrepresented। तो अब ये लाइन आपको बहुत ध्यान से रखनी है, पढ़नी है और समझनी है, कि देखिए किसी भी सोशल सिस्टम में, ठीक है, इन सच अ सोशल सिस्टम यानी जो एफपीटीपी इलेक्टोरल सिस्टम है, उसमें हमने ये चीज़ देखी है कि जो डोमिनेंट सोशल ग्रुप्स होते हैं और जो कास्टेज होती हैं, जो दूसरों पे राज करती हैं, दूसरे पे हमेशा रूल करने की जिनकी आदत होती है, डोमिनेंस करने की आदत होती है, वो हर जगह इलेक्शन में जीत जाते हैं। बल्कि और इसके अलावा जो ऑप्रेस्ड सोशल ग्रुप्स होते हैं, जिनका हमेशा दोहन किया गया है, जिनको हमेशा कह सकते हो कि क्षति पहुंचाई गई है, उनको हमेशा नीचा दिखाया गया है, तो वो हमेशा रिमेन, उनके साथ कहता हूँ निरंतर जो है वो अनरिप्रेजेंटेटेड होते हैं। ठीक है, वो कभी इलेक्शन पार्टिसिपेट नहीं करते या वो जीतते नहीं हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए जो हमारे संविधान निर्माता थे, मेकर्स थे, वो इस प्रॉब्लम को, डिफिकल्टी को बहुत अच्छे से समझते थे, और इसलिए उन्होंने एक रास्ता जो था वो इनको प्रोवाइड किया, जिसमें इनको एक इंश्योर फेयर और जस्ट रिप्रेजेंटेशन मिले। किसको मिले? ऑप्रेस्ड
सोशल ग्रुप्स को, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है शेड्यूल्ड कास्टेस और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की, यानी दलित कास्ट की बात हो रही है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि देखिए, जब भी आप मेरी वीडियो देखते हैं, देखिए मैं लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करती हूँ। तो अगर आपके पास आपकी एनसीईआरटी बुक है तो आप अपने फ़ोन की जो सेटिंग है वो 144p पे कर लीजिए, क्योंकि आप ऑडियो मेरी सुनते रहिए जिससे आपको एक्सप्लेन भी होता रहे, और अपनी बुक में लाइन टू लाइन देखते रहिए। इससे क्या होगा, आपका डेटा काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा सेव होगा, आपका यूटिलाइज नहीं होगा डेटा, और आप ज़्यादा से ज़्यादा और भी वीडियोज़ देख पाएंगे, ठीक है। और याद रखिएगा कि इस तरह की और वीडियोस आपको इस चैनल पे अवेलेबल हैं। और देखिए, तो अब जो नेक्स्ट लाइन है, तो दिस इशू वाज डिबेटेड इवन बिफोर इंडिपेंडेंस। और ये जो इशू था पूरा का पूरा कि रिजर्वेशन देना था कि नहीं देना था ऑपरेट सोशल ग्रुप्स को, किस तरह की इनको फेयर और जस्ट रिप्रेजेंटेशन दी जाए, तो इसके लिए डिबेट जो था वो पहले ही इंडिपेंडेंस से चलता रहा। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनको वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या, इसके क्योंकि डिबेट हो रहे थे इस टॉपिक पे, और चाह रहे थे कि इंडियंस भी चाहते कि रिजर्वेशन मिलना चाहिए कॉन्स्टिट्यूंसीज के, रिजर्वेशन मतलब कुछ कुछ जो इंडियन लीडर्स थे वो चाहते थे, सब नहीं चाहते थे, कुछ चाहते थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फिर इसके लिए इंट्रोड्यूस कर दिया सेपरेट इलेक्टोरेट्स, ठीक है। अच्छा, दिस सिस्टम मीन्ट, तो अब हम सेपरेट इलेक्टोरेट्स को समझेंगे, क्योंकि यहाँ से आपका 1 मार्क क्वेश्चन बन जाता है। तो देखिए, सेपरेट इलेक्टोरेट्स का क्या मतलब होता है। तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मतलब होता है दैट फॉर इलेक्टिंग अ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम अ पर्टिकुलर कम्युनिटी only those voters would be eligible who belong to that community। और इसमें क्या होता है, एक जो रिप्रेजेंटेटिव्स होगा वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करेगा, और ओनली दोज वोटर्स वुड बी एलिजिबल हु बिलोंग टू दैट कम्युनिटी। और यहाँ पे वोटर्स भी कौन होंगे, जो उस कम्युनिटी यानी उस कास्ट से बिलोंग करते होंगे। तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब होता है, यानी उसी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव चुना जाएगा और उसी कम्युनिटी के वोटर्स उसको वोट देंगे, ठीक है। तो ये होता है सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब। इन द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली देखा होगा, मैनी मेंबर्स जो है उन्होंने अपना डर दिखाया कि ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है जो सेपरेट इलेक्टोरेट का, वो एकदम सुटेबल नहीं है, वो इस पर्पस पे देखे तो विल नॉट सूट आर पर्पसेस। तो देयरफॉर इट वाज डिसाइडेड टू अडॉप्ट द सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी। तो सेपरेट इलेक्टोरेट को बिल्कुल आप कह सकते हो कि हटा दिया गया, उसको एग्री नहीं किया गया, अडॉप्ट नहीं किया गया। इसके अलावा जो सिस्टम अडॉप्ट किया गया इंडिया में वो था रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज। अच्छा, इस सिस्टम में क्या होता है, तो अंडरलाइन कर लीजिए। देखिए, सेपरेट इलेक्टोरेट की डेफिनेशन ऊपर वाली थी, फॉर इलेक्टिंग अ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम अ पर्टिकुलर कम्युनिटी ओनली दोज वोटर्स वुड बी एलिजिबल हु बिलोंग टू दैट कम्युनिटी। तो ये आपकी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की होगी, और याद रखिएगा ये ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था ये सिस्टम। इसके बाद देखिए, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज की डेफिनेशन ये है कि इस सिस्टम में क्या होता है कि ऑल वोटर्स इन कॉन्स्टिट्यूंसी आर एलिजिबल टू वोट, बट द कैंडिडेट मस्ट बिलोंग टू ओनली अ पर्टिकुलर कम्युनिटी और सोशल सेक्शन फॉर विच द सीट इज रिजर्व्ड। तो आप इस सिस्टम में क्या होगा रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी में, कि सारे के सारे वोटर्स, ठीक है, चाहे वो किसी भी क्लास किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वो सब एलिजिबल हैं बिना किसी भेदभाव के। आपको पता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के अंतर्गत तो आप वोट दे सकते हो, बट जो जिस कैंडिडेट को आप वोट दे रहे हो वो बिल्कुल एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करेगा, एक सोशल सेक्शन से बिलोंग करेगा, और उसकी जो सीट है वो जरूर रिजर्व होगी। तो इसी को बोलते हैं रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज, कि जो कैंडिडेट हैं जो चुनाव लड़ रहा है उसकी सीट रिजर्व होती है, बट जो वोटर्स हैं वो हर एक कम्युनिटी हर एक कास्ट से बिलोंग करते हैं और वो वोट दे सकते हैं। अच्छा, इसके ऊपर ही देखिए थोड़ी सी लाइन दी हुई है कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स हैव बीन अ कर्स टू इंडिया। कहा जाता है कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स जब इंट्रोड्यूस किया था ब्रिटिशर्स ने, तो एक लाइन बोली गई थी कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो है वो एक तरह का कर्स है, ठीक है, इंडिया के लिए, और हैव डन इनकैलकुलेबल जो हार्म इसने पूरी की पूरी इंडिया में अगर ये हो गया तो कंट्री को बहुत ही ज़्यादा बेहिसाब, इनकैलकुलेबल मतलब बेहिसाब कह सकते हो कि इसको नुकसान पहुंचाएगा कंट्री को। अच्छा, सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो है हमारी जो प्रोग्रेस है उसको भी रोकेगा। और वी मतलब जो यहाँ पे मुस्लिम्स ने लाइन की है, ठीक है, मुस्लिम्स के लिए बोला कि वांट टू मर्ज इन द नेशन, कि हम तो नेशन में मर्ज होना चाहते हैं। तो भगवान के लिए जो अपने जो ये रिजर्वेशन आरक्षण वाला काम आप कर रहे हो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, इसको आप दूरी रखिए, ठीक है, क्योंकि हम तो इस तरह के रिजर्वेशन यहाँ पे नहीं चाहते। तो सबकी अपनी अपनी सोच है, तो ये सोच दिखाई गई थी। इसके बाद देखिए, दिए आर नेक्स्ट पैरा जो है सेकंड पैरा, कि दियर आर सर्टेन सोशल ग्रुप्स विच मे बी स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री। कुछ कुछ सोशल ग्रुप्स ऐसे भी हैं हमारी कंट्री में जो पूरी की पूरी कंट्री में स्प्रेड हैं, ठीक है, आपको जगह जगह डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेट या एक पर्टिकुलर एरिया में आपको मिलेंगे, बल्कि पूरी कंट्री में आपको डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स मिल जाएंगे। अच्छा, सेकंड लाइन क्या है कि इन अ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी देखा जाए देयर नंबर्स में नॉट बी सफिशिएंट टू बी एबल टू इन्फ्लुएंस अ विक्ट्री ऑफ अ कैंडिडेट। तो अगर आप
नंबर्स में देखो, एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में देखो तो वोटर्स की संख्या इतनी ज़्यादा नहीं है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से कि वो एक कैंडिडेट को आराम से जिता दें, ठीक है, या उसके कैंडिडेट की हार या जीत का निश्चय वो वोटर्स करें। क्योंकि अगर आप मान लो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को अगर हम राइट दे दें सेपरेट इलेक्टोरेट के हिसाब से कि वो उसी कास्ट का कैंडिडेट होगा, उसी कम्युनिटी के लोग वोट देंगे, तो वो बिल्कुल अपने कैंडिडेट को आराम से विजयी घोषित कर देंगे, ठीक है। आपको पता है कि दलित्स में भी काफ़ी सारी कास्ट होती हैं, बट अगर हमने उनको उनमें से एक कैंडिडेट को दिया और जो वोटर्स हैं वो अलग-अलग हैं, तो इससे कह सकते हो कि जो है बहुत हद तक जो है इन्फ्लुएंस नहीं होगी विक्ट्री किसी भी कैंडिडेट की। अच्छा, हाउएवर टेकन अक्रॉस द कंट्री दे आर अ सिग्निफिकेंटली सिजेबल ग्रुप, साइजेबल, ठीक है। अगर आप पूरी की पूरी अक्रॉस कंट्री आप देखो तो सिग्निफिकेंटली साइजेबल ग्रुप भी आपको मिल जाएंगे, कितने साइज में, ठीक है, इतनी हिसाब से उनके पॉपुलेशन है। तो इसके लिए देखिए हमें प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हमें इंश्योर करनी है और इसके लिए एक सिस्टम जो है रिजर्वेशन का वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, रिजर्वेशन के सिस्टम के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स करते हैं रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज फॉर द शेड्यूल कास्टेड एंड शेड्यूल ट्राइब्स। तो ये अंडरलाइन कर लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से रिजर्वेशन जो सीट्स हैं वो लोकसभा में कितनी सीटें रिजर्व करनी है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में कितनी सीट रिजर्व करनी है और किसके लिए, शेड्यूल कास्टेज एंड शेड्यूल ट्राइब्स, क्योंकि इन्हीं के लिए रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई गई। अच्छा, दिस प्रोविजन वॉज मेड इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। अच्छा, ये भी याद रखिए कि जो प्रोविजन पहले जब स्टार्ट किया गया था इस तरह का कि कितने साल तक इनके लिए रिजर्व करनी है सीट्स को, तो वो शुरुआत के 10 साल के लिए ही किया गया था। बट धीरे-धीरे आपने देखा होगा कि आज भी रिजर्वेशन है। तो एज़ अ रिजल्ट ऑफ सक्सेसिव कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में बार-बार अमेंडमेंट्स के थ्रू जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, वो बार-बार कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स के थ्रू इसको एक्सटेंड करते रहते हैं। जैसे उनकी सरकार आती है, क्योंकि उन्हें पता है अगर वो जैसे ही आरक्षण हटाएँगे, तो शायद उनके वोट्स में कुछ इफ़ेक्ट हो जाएगा, ठीक है? वोट्स में कुछ फ़र्क पड़ सकता है। तो वो अभी भी इतने कॉन्फिडेंट नहीं है कि आज भी देखा जाए तो आपने क्लास 10th में ही पढ़ा होगा कि कास्ट के बेस पे भी और जेंडर के बेस पे भी वोट्स मिलते हैं। तो ये चीज़ जो रिलीजन के नाम पे भी वोट्स मिलते हैं। तो इसी वजह से धीरे-धीरे अपने खुद के फ़ायदे के लिए स्टार्टिंग में तो सिर्फ़ 10 साल के लिए था, बट धीरे-धीरे तब तो विकास के लिए था कि डेवलपमेंट हो कंट्री की। बट आज भी देखेंगे तो ये रिज़र्वेशन आज भी चलता ही जा रहा है और कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स बार-बार होती रहती हैं, संशोधन होता रहता है संविधान में और उसके परिणाम स्वरूप भी देखिए कि आज अब जो ये पूरा रिज़र्वेशन कॉन्स्टिट्यूंसी वाला जो सिस्टम है वो 2020 तक एक्सटेंड हो चुका है। और उम्मीद भी है कि नेक्स्ट गवर्नमेंट जब आएगी, नेक्स्ट इलेक्शन होगा तब और ये एक्सटेंड हो जाएगा। तो कोई चेंज मुझे नहीं लगता कि कुछ खास होने वाला है यहाँ। इसके बाद देखिए द पार्लियामेंट कैन टेक अ डिसीजन टू फर्दर एक्सटेंड इट। देखिए लिखा भी है कि पार्लियामेंट जैसे सरकार नहीं बनेगी उसके ऊपर डिसीजन लेने की पूरी वो शक्ति है कि वो उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं तो एक्सटेंड कर सकते हैं, और अगर एक्सपायर करना चाहते हैं, पीरियड ऑफ रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, जो नंबर ऑफ सीट्स होती हैं रिजर्व होती हैं बोथ ऑफ दिस ग्रुप्स इज इन प्रोपोर्शन टू देयर शेयर इन द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। अच्छा, जो सीट्स रिजर्व करने का जो काम है कि कितनी सीट्स आपको रिजर्व करनी है एससी के लिए, कितनी एसटीज के लिए करनी है, ये किस प्रोपोर्शन पे होता है, उनकी पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन पे होता है कि कितनी पॉपुलेशन है उनकी इंडिया में। अगर देखा जाए 543 जो इलेक्टेड सीट्स होती हैं इन द लोकसभा, 84 जो सीट्स होती हैं इसमें रिजर्व होती हैं शेड्यूल्ड कास्टेस के लिए और 47 जो है रिजर्व होती हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, ठीक है। क्योंकि शेड्यूल कास्टेस की जो जनसंख्या है वो थोड़ी ज़्यादा है और शेड्यूल ट्राइब्स की जनसंख्या थोड़ी कम है। एज ऑन, और ये किसके रिकॉर्ड के हिसाब से, एज ऑन 26 जैन 2019 के डाटा के हिसाब से। इसके बाद देखिए जो हु डिसाइड्स विच कॉन्स्टिट्यूंसी इज टू बी रिजर्व। ये बहुत बड़ा सवाल है कि आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि किस कॉन्स्टिट्यूंसी को रिजर्व करना है, ठीक है। तो ऑन व्हाट बेसिस इज दिस डिसीजन टेकन, और किस बेस पे आप ये डिसीजन लेते हो। तो इसको जो डिसीजन जो लिया जाता है वो इंडिपेंडेंट एक बॉडी, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन होता है उसी तरह से एक और बॉडी होती है जो ये तय करती है कि किस कॉन्स्टिट्यूंसी, किस पर्टिकुलर एरिया को आपको रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी घोषित करना है। तो ये काम करती है एक ऑर्गेनाइजेशन, एक आप कह सकते हो एक इंडिपेंडेंट बॉडी जिसे कहते हैं डेलिमिटेशन कमीशन। इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि आपसे पूछा जा सकता है कि कौन फैसला लेता है, कौन रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी को घोषित करता है। तो ये फैसला लेता है डेलिमिटेशन कमीशन। अच्छा, देखिए डेलिमिटेशन जो कमीशन है वो अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन किया जाता है। और ये कैसे वर्क करता है, ये कोलैबोरेशन, ठीक है, मिल के साथ में किसके मिलकर काम करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर काम करता है, उसके साथ कोलैबोरेट होकर काम करता है, संगठित होकर काम करता है। अच्छा, इट इज अपॉइंटेड फॉर द पर्पज। इसको क्यों अपॉइंट किया जाता है, ताकि ये जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसीज ये करने वाला है घोषित एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए, तो उनको मतलब रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज के तौर पे घोषित करने वाला है, उनकी बाउंड्रीज को निर्धारित करे, ठीक है, कि कितनी बाउंड्रीज, कितने एरिया से पर्टिकुलर एरिया को आप कह रहे हो कि ये रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो ये आपका डेलिमिटेशन कमीशन का काम होता है। इसके बाद देखिए अ कोटा ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी
to be reserved in each state is fixed depending on the proportion of SC और ST in that state। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी कि पॉपुलेशन वाइज ही जो सीट है वो रिजर्व की जाती है। तो यहाँ भी जो कोटा ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज होता है, ठीक है, जो कुल मिला के जितनी भी सीट्स होती हैं कॉन्स्टिट्यूंसीज की, कोटा आप कह सकते हो कि वोट्स भी कह सकते हो, आप सीट्स भी कह सकते हो। तो जितनी भी सीट्स यहाँ पे लेके समझें, तो जो सीट्स कितनी फुलफिल करानी है इस कॉन्स्टिट्यूंसीज में, कितने कैंडिडेट्स के लिए, तो वो रिजर्व की जाती है हर एक स्टेट में और इसका फिक्स्ड होता है। और ये किस बेसिस पे करते हैं, ये डिपेंड करता है कि कितनी प्रोपोर्शन में वहाँ पे SC और ST है उस स्टेट में। अच्छा, आफ्टर ड्राइंग द बाउंड्रीज, पूरी की पूरी निर्धारित करके सीमाओं को उस रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज की, जो डेलिमिटेशन कमीशन होता है वो ये भी देखता है कॉम्पोजिशन ऑफ पीपल इन ईच कॉन्स्टिट्यूंसी, कि हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या, उसका कॉम्पोजिशन क्या है। ऐसा तो नहीं कि ज़्यादा SC हैं और बहुत कम ST हैं, क्योंकि सीट तो उसी हिसाब से रिजर्व है, उस वहीं से कैंडिडेट भी पार्टिसिपेट करेगा। तो दोज कॉन्स्टिट्यूंसीज दैट हैव द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन आर रिजर्व फॉर ST। तो ये देखते हैं कि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, हाईएस्ट प्रोपोर्शन होता है शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन का, तो वहाँ वो सीट रिजर्व करते हैं ST के लिए। और अगर वो देखते हैं कहीं पे शेड्यूल्ड कास्टेज ज़्यादा है पॉपुलेशन में, तो वहाँ पे भी वो क्या करते हैं, वहाँ पे भी वो सीट रिजर्व करते हैं SC कैंडिडेट के लिए। तो इस तरह से जो डेलिमिटेशन कमीशन है वो इस तरह से काम करता है। अच्छा, इट पिक्स कॉन्स्टिट्यूंसीज दैट हैव हायर प्रोपोर्शन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन। तो ये चीज़ की शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन जहाँ पे होगा तो वहाँ पे एक सीट रिजर्व करेंगे। बट इट ऑल्सो स्पेस दिस कॉन्स्टिट्यूंसी इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द स्टेट। इसके साथ ही देखिए ये ऐसा नहीं कि इन्हीं एरियाज में करते हैं, बल्कि क्योंकि ये जो जातियां हैं वो और भी पूरे भारत में पाई जाती हैं, ऐसे नहीं किसी पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती हैं। तो इस हिसाब से ये जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं डिफरेंट रीजन्स ऑफ द स्टेट, ठीक है, एक स्टेट में कर दिया, फिर बाकी और भी स्टेट के जितने डिफरेंट रीजन्स हैं बाकी स्टेट्स के भी, वहाँ पे भी इसी तरह से ये कॉन्स्टिट्यूंसीज घोषित की जाती हैं। दिस इज डन बिकॉज द शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन जनरली स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द कंट्री। ये इसलिए किया जाता है कि देखिए मैंने बोला ना कि ऐसा नहीं कि एक ही जगह पे रहते हैं, बल्कि बहुत सारी जगहों पे ये कास्टेज रहती हैं। तो ये जो पूरा काम है ये शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन को देख के किया जाता है, क्योंकि वो थ्रू आउट द कंट्री पाई जाती हैं। अच्छा, दिस रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी कैन बी रोटेटेड इच टाइम दैट डेलिमिटेशन एक्सरसाइजेस इज अंडरटेकन, ठीक है। और जब भी देखिए ऐसा नहीं कि एक बार घोषित कर दी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज तो वही चलती रहती है, नहीं, हर 5 साल बाद या जब भी इलेक्शंस होते हैं तो फिर से डेलिमिटेशन जो कमीशन होता है ये एक्सरसाइज फिर से दोहराता है, फिर से रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज को घोषित करता है, क्योंकि हमें पता है कि पॉपुलेशन कम ज़्यादा होती रहती है, माइग्रेशन के थ्रू काफ़ी ज़्यादा और भी रीज़न होते हैं। तो उस हिसाब से बार बार डेलिमिटेशन कमीशन जो है वो इन बाउंड्रीज को बनाता है, इनको घोषित करता है और रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज को घोषित करता है। इसके बाद देखिए लास्ट पैरा में क्या दिया है कि द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेक सिमिलर रिजर्वेशन फॉर अदर डिसएडवांटेज ग्रुप्स, ठीक है। हमने ये भी देखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सिमिलर रिजर्वेशन और डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं उनके लिए इस तरह का रिजर्वेशन नहीं करता है। Of late, there has been a strong demand seeking reservation of seats in the Lok Sabha and state assemblies for women। तो हमने ये चीज़ भी महसूस की है और काफ़ी डिमांड, स्ट्रॉन्ग डिमांड भी बार बार उठती गई है कि रिजर्वेशन होना चाहिए सीट्स का लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में, किसके लिए, महिलाओं के लिए। अच्छा, गिवन द फैक्ट दैट वेरी फ्यू women are elected to representative bodies, the demand for reserving 1/3 seats for women is increasingly being articulated। तो इस पर देखिए, फिर इसको फैक्ट को तो हम जानते हैं कि वीमेन बहुत कम पार्टिसिपेट करती थी इलेक्शन में और इलेक्ट भी कम ही होती थी रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज की तरह। तो इसके लिए डिमांड जो था वो ये डिमांड हुई कि रिजर्व करी जाए 1/3 सीट्स महिलाओं के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन वीमेन का होता रहे। देखिए आर्टिकुलेटेड मतलब स्पष्ट रूप से ये चीज़ की डिमांड की गई कि 1/3 सीट्स आप रिजर्व कर दीजिए वीमेन के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें उनको भी मिले और ज़्यादा से ज़्यादा उनको मौका मिले आगे आने का। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वीमेन हैज़ बीन प्रोवाइडेड फॉर इन रूरल अर्बन लोकल बॉडीज। अच्छा, जो रिजर्वेशन हुआ सीट्स का वो लोकल जो अर्बन लोकल बॉडीज थी वहाँ भी और साथ ही रूरल एरियाज में भी। वी शैल डिस्कस दिस इन चैप्टर ऑन लोकल गवर्नमेंट, ये हम लोकल गवर्नमेंट चैप्टर में पढ़ेंगे इसके बारे में। एक सिमिलर जो प्रोविजन थी लोकसभा और विधानसभा में वो रिक्वायर एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसी तरह की प्रोविजन, सिमिलर प्रोविजन के लोकसभा विधानसभा में भी एक अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में जो होना चाहिए उसकी रिक्वायरमेंट है। सच एन अमेंडमेंट हैज़ बीन प्रपोज सेवरल टाइम्स इन द पार्लियामेंट बट हैज़ नॉट येट बीन पास। तो इस तरह का ये जो अमेंडमेंट था वो काफ़ी बार सेवरल टाइम्स जो है पार्लियामेंट में लाया गया, बट अभी तक वो पास नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा कंटेंट था रिलेटेड टू रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।